कभी भी मसनवी और दीवान संत तबरेज जब भी हमारे पिता पढ़ते थे वह समझ लेती थी और संपूर्ण से समझ लेती थी। गाने बजाने में भी निपुण थी, यूनानी और हिंदुस्तानी चिकित्सा जानती थी, योगा अभ्यास में परिपक्व और यम नियमों में वृत्ति। ऋषि मुनियों की 70 वर्ष की अवस्था में उनके बाल काले और आंखों की ज्योति बाल सी दमकती थी। हमारी वो दादी थी। इससे हमको अब उनकी अधिक प्रशंसा करने में लाज आती है, परंतु जो साधु संत और पंडित हो उस समय के जानने वाले हैं, काशी में वर्तमान उनके गुणों का बखान किया करते हैं। शिव प्रसाद सितारे इन डीवी रतन कुमार के जीवन और साहित्यिक रुचियों के संबंध में बहुत ज्यादा रोशनी नहीं डालते हैं। वह शायद पितृसत्ता वाले समाज में एक स्त्री की विद्वता बताने के जोखिम से परिचित रहे होंगे। फिर भी उन्होंने डीवी रतन कुमार का कविता संकलन प्रकाशित करवाकर स्त्री बौद्धिकता को सामने लाने का काम किया था। इस लेखिका के जन्म के संबंध में नवजागरण काल के प्रसिद्ध संपादक ज्योति प्रसाद निर्मल घोषित। ज्योति प्रसाद निर्मल बड़े संपादक थे। बल्बेटियर प्रेस से निकलने वाली मनोरमा पत्रिका के वो संपादक थे और 1927 में उन्होंने एक बड़ा मोटा भरकम स्त्री विशेषांक निकाला था अप्रैल 1927 में, कम से कम 250-300 पेज का, और उसमें तमाम स्त्रियां थी और खासकर उसमें शिक्षा संस्थानों पे बहुत तफसील से बात की गई थी। मनोरमा पत्रिका में आप सैकड़ों स्त्रियां, आपको कहानीकार मिल जाएंगी, कथाकार मिल जाएंगी, उपन्यासकार मिल जाएंगी, बहुत सी छपी थी। जो रिसर्च स्त्रियां उसके दायरे को देख रहे हैं तो मनोरमा पत्रिका को एक बार अवश्य देखें। यह बल्बेटियर प्रेस से निकलती थी, इलाहाबाद से। बल्बेटियर प्रेस भक्ति साहित्य को छापने के लिए विशेष तौर पे जाना जाता था। ज्योति प्रसाद निर्मल इसके बाद भारत के संपादक बने तो उन्होंने प्रेमचंद पे कुछ लिखा। प्रेमचंद ने जागरण में 1934 में तो वो विवाद का केंद्र यही था कि राष्ट्रवाद क्या ऐसा कुछ लिखा था, जागरण में छपा था। तो यह थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं देता चलूंगा, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। ज्योति प्रसाद निर्मल बताते हैं, प्रेम रतन ज्योति प्रसाद निर्मल बताते हैं कि वह बीबी रतन कुमार का जन्म मुर्शिदाबाद के प्रसिद्ध जगत सेठ के घराने में हुआ था। उनका जीवन बड़ा आनंदमय था। उन्होंने वृद्धावस्था तक अपने पौत्र पौत्रों के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक बिताया था। ये बड़ी पंडिता थी, विदुषी थी। राजा शिव प्रसाद सितारे इनके पौत्र थे। इनका स्वभाव सरल और आचरण प्रशंसनीय था। ज्योति प्रसाद निर्मल बताते हैं प्रेम रतन कविता संग्रह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1888 में प्रकाशित करवाया था। पहली बार ज्योति प्रसाद निर्मल ने प्रेम रतन का जो प्रकाशन वर्ष बताया है, हम उससे सहमत नहीं, क्योंकि ज्योति प्रसाद यह कविता संग्रह 1888 में नहीं बल्कि 1867 में बनारस संग्रहालय जय हिंद प्रेस से छपा था। और जो ज्योति प्रसाद निर्मल ने जिस संस्करण को देखा था वह मुंशी प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध प्रेस नवल किशोर प्रेस वाला देखा था, बाद में छपा। तो मैंने जब क्रॉस चेक किया तो मैंने पाया कि 1867 में ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की आज्ञा से छपा था। तो कभी भी इसका क्योंकि ये आधी अधूरी जानकारी से स्त्रियों इतिहास से ओझल हो जाएगा। तो चूंकि ये संग्रह मैंने देखा है तो इसलिए मैं एकदम प्रामाणिकता से बता सकता हूँ। दूसरी बात, ज्योति प्रसाद निर्मल ने बीबी रतन कुमार के जीवन में जो रोशनी डाली है उसमें बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत है। ज्योति प्रसाद निर्मल ने स्त्री कौमुदी की किताब छापी थी, तो उसमें तमाम स्त्रियों का भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक तमाम स्त्रियों के चित्र जोड़ दिया था। वह उनका एक बड़ा काम था, संपादित किताब थी। तो वह एक उसको ऐसे देख सकते हैं छोटा मोटा स्त्रियों के इतिहास के तौर पर, जीवन परिचय के तौर पे वह किताब है। ज्योति प्रसाद बीबी रतन कुमार ने इतना सब ज्यादा परिचय बताने की जरूरत नहीं है। इस महान लेखिका का जीवन जान लेने के बाद अब प्रेम रतन की जो कविता संग्रह था उसकी चर्चा करना चाहूंगा। बीबी रतन कुमार काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र में पारंगत थी। उन्होंने प्रेम रतन कविता संग्रह दोहा, सोरठा और चौपाई छंदों में रचा था। इसमें बीबी रतन कुमार काव्य संबंधी बौद्धिकता का पता लगता है। वे काव्य शास्त्र की ज्ञाता थी। बीबी रतन कुमार बताती हैं प्रेम रतन कविता संग्रह उन्होंने जब वे साहित्य में पूरी तरह से निपुण हो गई थी तब उन्होंने रचा था। और फिर उन्होंने कब
रचा है तो मैं बता दे रहा हूँ उनके हिसाब से जो उन्होंने दिया है, दो छंदों में दिया है। तो बीबी रतन कुमार की पंक्तियों से पता लगता है, प्रेम रतन कविता संग्रह गुरु की कृपा से 1840 अर्थात सन 1884 में रचा था। इसमें 368 चौपाई थी, इतने ही दोहे थे और सोरठे थे। इस कविता संग्रह में बीबी रतन कुमार ने श्री कृष्ण जीवन की घटनाओं को चित्रित किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदी साहित्य में कृष्ण को आधार बनाकर अपनी बात कहने का चलन रहा। भक्ति काल में मीराबाई ने वह तरीका अपनाया और आधुनिक काल में आके 18वीं शताब्दी के आसपास बीबी रतन भी वही तरीका अपनाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मातृ प्रेम और बौद्धिकता स्त्री की खूबी है, इसलिए उनकी रचनाशीलता में सबसे अधिक प्रेम और सद्भाव की कामना पर जोर रहा है। बीबी रतन कुमार जानती थी मर्दवादी तंत्र और प्रेम और सद्भाव के मामले में कठोर और सुस्त हो रहा है, इसलिए उन्होंने मर्दवादी तंत्र से प्रेम की ओर लौटने का आग्रह किया। इस विदुषी का मत था कि प्रेम से रिक्त मनुष्य की कोई गरिमा नहीं होती है। 19वीं शताब्दी में स्त्री के लोक व्रत में प्रेम कैसे व्यक्त हो रहा था, इसकी झलक बीबी रतन कुमार की इन कविताओं में दिखाई देती है। उन्होंने कहा, प्रेम दिवस रुक्मणी विवाही आजो शिरोमणि नारी माही, प्रेम दिवस ऐसे गोविंदा बांधे जाए न धीवर कुंदा। तो स्त्री की बौद्धिकता को जो पितृसत्ता के तंत्र में रसोई खाने के ईट तक सीमित कर दिया गया था, इस चौहत्ती को बीबी रतन कुमार चुनौती देती है। वे अपनी बौद्धिकता के बल पर साहित्य और कला की दुनिया में कदम रखती हैं। उनकी यह कवायद 18वीं शताब्दी में मर्दों द्वारा निर्मित स्त्री की छवि, कम अक्ल और घरेलू महिला वाले प्रयास को धक्का देती है। स्त्री बौद्धिकता पर मर्दवाद के पहरे में बीबी रतन कुमार स्त्री बौद्धिकता की निर्मितियों की नुमाइंदगी करती नजर आती हैं। उनकी यह नुमाइंदगी साहित्य के परिसर में उस दौर में जो होती है जब पराक्रमी मर्दों द्वारा स्त्री को शिक्षा और साहित्य की दुनिया से दूर रखने की दलीलें पेश की जा रही थी। 19वीं सदी के मर्दवादी वर्चस्व के भीतर किसी उच्च श्रेणी स्त्री का साहित्यिक सर्जन करने का हौसला ही उसकी चेतना का द्योतक है। तो यह मैंने एक बीबी रतन कुमार के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया है कि अब मैं इस प्रश्न पे आता हूँ कि 19वीं शताब्दी का जो 5वां दशक है वो बहुत उथल पुथल का रहा है। एक तरफ भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है, सिपाही विद्रोह होता है और मुंशी नवल स्थापित होता है। इन्हीं दौरान गतिविधियों में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का स्त्री आंदोलन, महाराष्ट्र में गोविंद ज्योतिराव फुले का आंदोलन और आर्य दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आंदोलन, सामाजिक आंदोलन ने स्त्री प्रश्नों को धीरे धीरे केंद्र में लाने की पहल खड़ी कर दी थी। तो इसका असर क्या हुआ हिंदी पट्टी के क्षेत्र में, किस तरीके से इस आंदोलनों का असर हुआ भारतीय आंदोलन का, तो स्त्री प्रश्न कैसे केंद्र में आया, उनकी चिंताएं क्या थी। हिंदी तमाम औपनिवेशिक शासन से उभरे ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक सुधार आंदोलन ने स्त्री प्रश्नों को धीरे धीरे केंद्र में लाने की पहल करनी शुरू कर दी थी। 19वीं सदी में पश्चिमी उत्तर प्रांत यानी ये जो अपना हिंदी बेल्ट प्रांत में स्त्री समस्या को उठाने वाली तमाम सुधारकों और लेखकों का पदार्पण एक बड़े बदलाव और सामाजिक सुधार आंदोलन का सूचक। इस शताब्दी के उत्तरार्ध में स्त्री सुधार और उनकी बेहतरी के वास्ते तमाम छोटी बड़ी पुस्तिकाओं का प्रकाशन हुआ। तो मैं अब आ रहा हूँ कि भारतेंदु ने स्त्री, अभी बात चली थी भारतेंदु ने स्त्री समस्या को कैसे देखा। तो भारतेंदु ने हिंदी साहित्य के अंदर स्त्री समस्या पर ध्यान केंद्रित किया और उनके मंडल के सभी लेखकों ने भारतेंदु और उनके समकालीन ने स्त्री समस्या के अंतर्गत बाल विवाह, विधवा विवाह, बेमेल विवाह, स्त्री शिक्षा और भ्रूण हत्या को बुनियादी समस्या के तौर पर देखा। सन 1875 में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र पत्रिका में एक भ्रूण हत्या शीर्षक से एक स्त्री मुद्दे को उठाते हुए एक बेबाक लेख लिखा। या इस लेख को लेकर तमाम विवाद है, लेकिन मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब फाइल देखी तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ यह मार्च 1875 के अंत में छपा था, तो इसलिए यह लेख उन्हीं का है। तो 1875 में भारतेंदु ने भ्रूण हत्या का लेख लिखकर दिशा देने का काम किया। भारतेंदु के इस लेख में विधवा पुनर्विवाह की वकालत और बाल विवाह की मुखालफत करते नजर आए। उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तरह इस बात पर जोर दिया कि विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह हर दशा में होना चाहिए। भारतेंदु ने स्त्री दुर्दशा के कारणों की पड़ताल में कहा
स्वाभिमानियों की हठधर्मिता ने स्त्रियों को बड़ी दुर्दशा कर डाली। उन्होंने पुरोहितों और पंडितों को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, विधवा पुनर्विवाह के रास्ते में शास्त्रों और स्मृतियों की दीवार न खड़ी करें। भारतेंद्र का दावा था, पोथाधारी और मालाधारियों की वजह से स्त्रियों की स्थिति बदतर और शोचनीय हो गई है। भारतेंद्र आगे पता कहते हैं, विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह न होने के पीछे दुष्ट कामी पुरुष उन्हें पतित कर डालते हैं, जिसके चलते भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं घटती। दरअसल हुआ क्या था, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बुले नाले में बहता हुए बच्ची का रूप देख लिया था। बुले नाले में जिंदा बच्ची बह रही थी, तो उसको देख के भारतेंद्र बहुत विचलित हो गए, वो सो नहीं पाए। तब उन्होंने सोचा ये तो बहुत गंभीर समस्या है। तब उन्होंने इस लेख को लिखा। तो ये लेख वहां से था, तो उन्होंने लिखा भी। फिर आगे उन्होंने कहा, ऐसी हत्याएं सारे हिंदुस्तान में पकड़ी जाए तो प्रति महीनों में 1000 से ज्यादा होती होंगी। इस हत्या के आरोपी और दोषी कौन है? हमारे ही आर्यगण हैं, धर्माभिमानी लोग हैं। यदि वे पुनर्भव संतति की निंदा ना करते, उसका अनुमोदन करते, तो हत्याएं क्यों करती? उन्होंने कहा, जो कन्या पुनर्विवाह करना चाहती है या जो विधवा पुनर्विवाह करना चाहती है, उसे हर दशा में पुनर्विवाह करने का मार्ग खोल देना चाहिए। भारतेंद्र ने इसी लेख में जो ब्रह्मचर्य, उस जमाने में ये माना जाता था कि जो बाल विधवाएं थी उनको ब्रह्मचर्य आश्रम में रख के उनकी काम भावना को रोका जाए। भारतेंद्र ने कहा नहीं। भारतेंद्र ने पहले जो हिंदू दर्शन में ब्रह्मचर्य को जो आदर्श प्रतिष्ठा प्राप्त है, इस ब्रह्मचर्य वाले नुस्खे में पंडितों और पुरोहितों को समस्या का समाधान बता रहे थे। इन पुरोहितों का कहना था, ब्रह्मचर्य ही विधवा स्त्रियों की समस्या का इलाज है। ब्रह्मचर्य के जिस नुस्खे पर हिंदू सभ्यता का आदर्श टिका था, पौरुष का आदर्श टिका था, भारतेंद्र ने पहली बार उस नुस्खे को धाता बताने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने पुरोहितों और पंडितों से सख्त लहजे में कहा, ब्रह्मचर्य का नुस्खा विधवा मसले का हल नहीं। भारतेंद्र ने पहली बार उस नुस्खे को यह कहने की हिम्मत दिखाई, इससे विधवा स्त्री समस्या का कोई समाधान नहीं होता। मसले का हल भारतेंद्र ने संभावना से इनकार कर दिया था। विधवाओं को ब्रह्मचर्य आश्रम में रख के या उन्हें नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्या हमारे धर्माभिमानी पंडित और आर्यगण प्राकृतिक के नृत्य और प्रभाव को अपनी हट सर रोकना चाहते हैं? कदापि नहीं रुकेगा। भारतेंद्र ने कहा कि सूर्य रोज निकलेगा ही, समुद्र का वेग बहेगा ही, ऐसे ही स्त्रियों का विवाह करने की प्राकृतिक चेष्टा होगी। तो जिस वेग को ऋषि मुनि नहीं रोक पाए, उन्हें स्त्रियों को से रोकने के लिए खासकर बाल विधवाओं से क्यों कहा जा रहा है? यह गौरतलब है, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने यह 25 साल की अवस्था में लिखा था। इस 25 साल की अवस्था में इस लेख में भारतेंद्र ने न सिर्फ पुनर्विवाह की वकालत की, बाल विवाह की मुखालफत की, बल्कि पुरुष नैतिकता को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने पुरुषों से कहा, आप तो दाल मंडी में जाते हैं और वहां से आते हैं और स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं करने देते हैं। अगर स्त्रियां किसी से बात भी कर लें, आप उनको मारते हो, पीटते हो, उनका गला काट लेते हो, लेकिन जब वही स्त्री मर जाती है तो आप तुरंत 2 दिन के बाद कूद के विवाह कर लेते हो। स्त्रियां कमजोर हैं या संपत्तिहीन हैं, इसलिए तुम उन पे अपनी ताकत दिखा रहे हो। वो समय आएगा जब स्त्रियां बलवान बनेंगी और आप लोगों को चुनौती देंगी। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने यह लेख लिखा। तो यह लेख, ये शुरुआती लेख है। 25 साल की अवस्था में इतना गंभीर लेख लिखने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र बाद में पता नहीं क्यों वो स्त्रियों पे व्यंग रचनाएं लिखने लगे। इस प्रश्न से मैं भी परेशान हूँ। यह प्रश्न आप सबके लिए गहन अध्ययन होना चाहिए। इतना गंभीर लेख लिखने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र फिर स्त्रियों पे व्यंग रचनाएं कैसे लिखने लगे? हालांकि यह लेख बहुत इस लेख से उस समय की स्त्रियों को जो बाल विवाह थी, विधवा विवाह करना चाहती थी, पुनर्विवाह करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, इस लेख से जरूर बल मिला होगा। दरअसल 1856 में भले ही विधवा विवाह अधिनियम पारित हो गया था, लेकिन वो सार्वजनिक जनक्षेत्र में उसे स्वीकार नहीं किया गया था। जमीनी स्तर पे इसकी स्थिति बहुत खराब। एक आगरा के थे राय बहादुर मुकुंदीलाल कायस्थ, वो अपने समय के बहुत प्रतिष्ठित थे। आगरा में उन्होंने सत्संग सभा की स्थापना की थी। उनकी बेटी 8-10 साल की अवस्था में विधवा हो गई।
बाल विधवा हो गई, तो उन्होंने सोचा कि हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे, पुनर्विवाह करेंगे। चूंकि यह सामाजिक मसला था तो उन्होंने अपने बिरादरी की एक मीटिंग बुलवाई भटनागर कायस्थों की। तो यह मीटिंग मथुरा में हुई। तो कायस्थों ने, उनके बिरादरी लोगों ने कहा कि हम आप पुनर्विवाह करिए, हम साथ देंगे। लेकिन जब इसकी खबर कुछ धर्माभिमानियों को, पुरोहितों को, मालाधारियों को पता चली तो उन्होंने बड़ा वितंडा खड़ा कर दिया। मुकुंदी लाल राय साहब पर पहले दबाव डाला गया कि आप अपनी कन्या का पुनर्विवाह करके हमारे धर्म पे कुठाराघात मत करिए। और इस धमकी से कुछ उनके बिरादरी के लोग डर के उनसे किनारा कर गए। जब किनारा कर गए तो उसमें उस समय राधाचरण गोस्वामी जो भारतीय मंडल के सबसे सशक्त लेखक थे और मथुरा के रहने वाले थे और मथुरा के एक श्रेष्ठ जो ब्राह्मण थे उनमें उनका शुमार होता था। तो उन्होंने इस पुनर्विवाह का स्टैंड लिया। तो उन्होंने इस पुनर्विवाह को लेकर, मुकुंदी लाल बेटी के पुनर्विवाह को लेकर 1 साल तक का हिंदी पत्रिकाओं में बहस चलती रही। उसमें भरत मित्री, बिलास मित्री में बहस चली। तो राय बहादुर की बेटी के पक्ष में इतनी दलीलें थी। राधाचरण गोस्वामी ने तो ये पुरोहित मालाधारी से बैक फुट पे चले गए। जब बैक फुट पे चले गए तो राय मालाधारियों ने, पुरोहितों ने राधाचरण गोस्वामी के खिलाफ प्रोपोगंडा खड़ा कर दिया। प्रोपोगंडा में कहा तो नास्तिक हो गया, ये तो ईसाई हो गया है, ये तो कुधर्मी हो गया है, ये अंग्रेजी शिक्षा पाने से इसका दिमाग खराब हो गया है। तो उनके पिता को, अपने बिरादरियों को एक माफीनामा लिख के देना पड़ा। लेकिन इसी सब विवरण के, ये सब घटनाओं के साथ उन्होंने किताब लिखी, विधवा विवाह विवरण, 1887 में। और यह छपी मिर्जापुर के आनंद कादम्बनी प्रेस है, जिसके प्रेम चौधरी मालिक हुआ करते थे जिस पत्रिका। तो मिर्जापुर से छपती है। यह किताब एक ऐसी किताब थी किसी पुरुष की, जिसमें स्त्रियों का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ था। विधवा विवाह का, कि स्त्रियों को जिस तरीके से रखा गया, यह बहुत मार्मिक है। यह किताब आप लोगों को कहीं मिल जाए, पढ़िएगा। हो सकता है यहाँ की लाइब्रेरी में या आर्य भाषा की पुस्तकालय की लाइब्रेरी में मिल जाए। तो राधाचरण गोस्वामी ने इस किताब में स्त्रियों की दुर्दशा का पहला कारण पुरोहितों और पंडितों को बताया। उन्होंने कहा कि ये पुरोहितों और पंडित उनकी जन्म पत्री ये मिला करके छोटी छोटी अबोध बालक बालिकाओं का विवाह करवा दिया करते हैं। और जब बालक विवाह करवा दिया करते हैं, वे छोटी अवस्था में विधवा हो जाती हैं, ये पुनर्विवाह नहीं करवाते हैं। तो पहली बार उन्होंने ब्राह्मणी विधान पे राधाचरण गोस्वामी ने प्रहार किया। तो उन्होंने कहा कि जो पंडितों की, पुरोहितों की, तथा पुरोहितों की जन्म पत्री है, इसे केरोसिन तेल डाल के फूंक देना चाहिए। ये राधाचरण गोस्वामी के शब्द, मिट्टी का तेल डाल के फूंक देना चाहिए। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो पुरोहित छोटे छोटे बच्चों का विवाह करवाते हैं, अपने बेसिक शासन से मांग की, जो बच्चों का, अबोध बालक बालिकाओं का शादी करवाते हैं, इन्हें काला पानी की सजा होनी चाहिए। बोले कि पंडित बिना कानून के पुरोहित तथा कनिष्ठ पुरोहित सुधरने वाले नहीं है। तो उस दौर में राधाचरण गोस्वामी ने कहा कि ये जो दुष्ट चौधरी है, पुरोहित, ये स्त्रियों के मगरमच्छ, इन मगरमच्छों ने स्त्रियों को लीड लिया है, उनके जीवन को समाप्त कर दिया है। छोटी छोटी बालिकाओं के गले में बाल विवाह के नाम की कंठी डालकर इनकी चेतना को कुंद कर दिया है। ऐसी बातें लिखने वाला व्यक्ति, जो जिसके पिताजी को बार बार माफी मांगनी पड़ रही थी, तो ऐसा नहीं कि हिंदी पट्टी में ये सब वो नहीं रहता। इस किताब में 3 भाग है। एक तीसरे खंड में उन्होंने विधवा विवाह जो ट्रस्ट पर अधिनियम दिया, ये आप देखिए, और तमाम शास्त्रों से, तमाम स्मृतियों से ये सिद्ध किया विधवा विवाह शास्त्रों और लोक रीति के अनुकूल है। उन्होंने ये भी कहा कि आज ये पंडित भले ही हमको, ये पुरोहित हमको भले ही प्रताड़ित कर रहे हैं स्त्रियों को, लेकिन वो समय आएगा जब स्त्रियां आजाद होंगी और अपनी स्वतंत्रता इनसे मांगेंगी। तो जब 1925 में उनका इंतकाल हो गया, तो उनके 3 प्रिय शब्द थे, 3 बहुत प्रिय चीजें थी। मैं उनमें जो सबसे प्रिय उनकी चीज थी, स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री की स्वाधीनता। और पहले थी समाजवाद, फिर वो कांग्रेस थे तो उन्होंने कांग्रेस। 3 उनकी प्रिय वस्तु थी, जिनमें स्त्री स्वतंत्रता उनकी सर्वोपरि। और
1964 में अखिल भारतीय स्तर पे जो नौजवान काम हो रहा था उसमें नवीन चंद्र राय का नाम बहुत आगे लिया जाता है। नवीन चंद्र राय पंजाब के रहने वाले थे, वहाँ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे और वीर भरत तलवार के अनुसार वह भारतन हरिश्चंद्र के मित्र भी थे। तो जो उन्होंने नवीन चंद्र राय जो सिमंतनी उपदेश लिखी गई जिसकी अभी बात हो रही है, सिमंतनी उपदेश में सिर्फ 3-4 लोगों का शुक्र उसने अदा किया लेखकार है। पहला उन्होंने मुंशी कन्हैयालाल अलगधारी का, दूसरा शिवनारायण अग्निहोत्री का, तीसरा नवीन चंद्र राय का और चौथा दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती को उसने चौथे नंबर पे रखा क्योंकि उस समय आज समाज में ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि स्त्रियां विवाह की जाए कि ना करे कि ना करे। बाल विवाह पे शायद उनका स्टैंड नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो इसीलिए उसने सबचाते चौथे नंबर पे नाम लिया और कहा कि अब देश में आर्य समाज सभाएं कायम हो रही हैं, हो सकता है कि विधवाओं का पुनर्विवाह शुरू हो जाए। तो नवीन चंद्र राय ने 2-3 किताबें लिखी। एक तो विधवा विवाह विधायिका लिखी 1885 में, अंजुमन प्रेस लाहौर से छपी। यह छोटी सी पतली सी किताब थी और सुनील सब जानते होंगे उनकी जो किताबें थी वो लिथो प्रिंट में छपती थी मोटे मोटे अक्षरों में। तो जब यह किताब छपी तो उस किताब में तमाम दलीलें दी गई और उनमें वही बात कही गई जो ये सब कह रहे थे, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर कह रहे थे। बल्कि उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के श्लोकों का सहारा लेके यहाँ तक कहा अगर ये विधवा विवाह पुनर्विवाह अगर शास्त्रों के अनुकूल नहीं है तब भी स्त्रियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको चालू कर देना चाहिए। और उन्होंने पुनः बाल विवाह को स्त्रियों का सबसे दुश्मन माना और उन्होंने इसके बाद स्त्री शिक्षा की किताबें लिखी, लक्ष्मी सरस्वती संवाद भाग 1, लक्ष्मी सरस्वती संवाद भाग 2 और उन्होंने विज्ञान पर किताबें भी लिखी। सुमित कोशिका एक लेख भी आया था, वर्तमान में शायद आया था ना हिंदी में विज्ञान लेकर, तो वो उसमें तो उन्होंने 2-3 किताबें विज्ञान और उन्होंने सबसे पहला ये काम किया, उन्होंने कहा कि नागरी भाषा में स्त्रियों के लिए विज्ञान पर किताबें खगोल विज्ञान या भूगोल की अभाव है, तो उन्होंने कहा इनको अनुवादित किया जाए, उल्टा किया जाए अंग्रेजी भाषा से जहाँ भी अच्छी किताबें मिले, तो उन्होंने बहुत जोर दिया। आचार्य शुक्ल ने नवीन चंद्र राय के योगदान के बारे में लिखा है कि वो जिस तरीके से हिंदी पट्टी में शिव प्रसाद के सितारे हिंद अपना काम कर रहे थे, ऐसे ही पंजाब क्षेत्र में नवीन चंद्र राय काम कर रहे थे। और नवीन चंद्र राय ने सिर्फ हवाई बातें नहीं की, उन्होंने अपनी बेटी को बैथून कॉलेज से पढ़ाया। उस समय उनका नाम था हेमंत कुमारी देवी, जो हिंदी की पहली संपादिका हैं। उन्होंने 1888 में सुग्रहिणी नाम की पत्रिका निकाली, जो किसी स्त्री द्वारा हिंदी में संपादित वह पहली पत्रिका है। तो उन्होंने सिर्फ हवा में नहीं बातें कि हम स्त्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और पढ़ाया ही नहीं बल्कि संपादिका भी बनाया। तो हेमंत कुमारी देवी पत्रिका कहीं सुग्रहिणी मिल जाए तो दुनिया में देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी है। बाला बोधनी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसी के बाद ये स्त्रियों की निकली जिसमें स्त्रियों के द्वारा संपादित वह ऐसी पत्रिका थी जिसमें आपको 1880 के आसपास की तमाम घटनाएं, तमाम शिक्षा के बारे में उसमें जानकारियां मिलेंगी। इसके बाद एक लेखक पे हो गया था अच्छा ठीक है, तो मैं अपने इसमें परिचय मैं काशीनाथ खत्री का जिक्र करना चाहूँगा। काशीनाथ खत्री भारतीयों की समकालीन है और उनका स्त्रियों की समस्याओं पर उन्होंने बाल विवाह या विधवा विवाह संतान नाटक लिखा। तो उनका ये कहना था क्योंकि वो अंग्रेजी के पढ़े लिखे विद्वान थे और उन्होंने कई अंग्रेजी किताबों का छोटे पंपलेटों का अनुवाद भी किया था। तो उनका ये मानना था, उन्होंने तुलना की, उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी प्रथा दूसरे अन्य देशों में नहीं जैसे हमारे यहाँ, तो इसलिए वहाँ की स्त्रियाँ पढ़ी लिखी होती हैं और जिस उम्र में हमारी स्त्रियाँ गुड्डू गुड़िया से खेलने की उम्र में उनको बाल विवाह की कंठी में बांधकर उनके जीवन को भस्म कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि बाल विवाह के कारण बहुत सारी स्त्रियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने बाल विवाह जो विधवा विवाह संतान नाटक था, दरअसल हमारे यहाँ देखा जाता है जो स्त्री विधवा हो जाती है तो उसको अपशगुन के तौर पर देखा जाता है, वो किसी उत्सव में नहीं जा सकती है या उत्सव वाले कपड़े नहीं पहन सकती है। तो इसका उन्होंने बड़ा मार्मिक जिक्र किया अपने विधवा विवाह नाटक में।
और बाल विवाह नाटक में बाल विवाह छोटी सी किताब थी, वो आज दर्पण प्रेस से छपी थी। तो आज दर्पण प्रेस बहुत उस समय पहले जाना माना प्रेस माना जाता था, समाजियों का था। तो मैं अब निष्कर्ष पे आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हिंदी पट्टी में किस तरीके से स्त्री समस्या को देखा गया, भारतन से लेकर तमाम ऐसे लेखक थे जिन्होंने विधवा विवाह की मुखालफत की, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की, बाल विवाह की मुखालफत की, स्त्रियों की स्त्री शिक्षा पे काम किया। और ऐसा ही नहीं काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी लड़कियों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया और उनके लिए हिंदी भाषा में किताबें भी बनाई, पाठ्यक्रम भी तैयार किया उस दौर में। तो यह एक मैं छोटा मोटा आपके साथ अपनी चीज़ें साझा की हैं और आपने मुझे ध्यान से सुना, ये मुझे अच्छा लगा। सारे गुरुजनों का आभार, आशीष का आभार, सबका आभार। अब मुझे